वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत पे गुफ्तगू तो होती ही रहती है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पिछले चंद सालों की, तो शायद जितनी तवज्जो मईशत को दी गई है प्रोग्राम्स में, टॉक शोज़ में, अखबारों के कॉलम्स में, शायद पहले कभी इतनी ना तवज्जो किसी ने दी, ना अहमियत दी। मगर अब बात होती है, क्योंकि अब जो जिस तरह मईशत चल रही है या नहीं चल रही, उसका जो असर है वो हर इंसान महसूस कर रहा है। चाहे वो तनख्वाहदार तबका है तो उसकी शिकायत है, अगर वो बिज़नेस कम्युनिटी है तो उनकी अलग शिकायत है, और जो आम इंसान हैं वो तो जो बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं उसके बारे में तो जितनी बात की जाए कम है। चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो महंगाई हो, हर चीज़ पे ही उन पे जितना बोझ है, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है, तो उस पे उनके ऊपर तो जितना फ़र्क पड़ा है कम है। हुकूमतें मगर जो हैं, और ये सब हुकूमतों के बारे में शायद सही है, उन पे फ़र्क बहुत कम ही पड़ता है। ये हुकूमत भी जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है, ये हमें बार बार बता रहते हैं कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो स्टेबलाइजेशन का जो फेज़ है वो हर हुकूमत बहुत अच्छे और आसान तरीके से गुजार लेती है, क्योंकि सारा बोझ जो होता है वो लोगों पे डाल दिया जाता है। चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, पेट्रोल के ऊपर लेवी हो। मगर उससे आगे जो इस्लाहात का प्रोसेस है उसमें कम ही कोई हुकूमत काम करती हुई नज़र आती है। और इस वक्त भी अब हम एक ऐसे ही मोड़ पे खड़े हैं जहाँ ये सवाल उठ रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन जो है या इस्तेहकाम का जो एक पीरियड है वो काफ़ी देर अब चल लिया है, इससे आगे अब क्या है। मगर इस्लाहात जो हैं उसके ऊपर कोई गुफ्तगू हमें नज़र नहीं आ रही। इसी हवाले से पिछले दिनों में ये भी इत्तलात आई कि जो IMF है उनकी तरफ से भी एक लंबी शराइत की लिस्ट आ गई है। 11 शराइत हमें बताए जा रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसको अगर आगे चलाना है तो हुकूमत को पूरा करना है। उसमें बहुत सी इस किस्म के टारगेट्स हैं, जैसे FBR को और टैक्सेशन सिस्टम को उसकी इस्लाहात करनी है। 4 जो डिस्कोज़ हैं जिनके बारे में बाय द वे ख़ुद हुकूमत ये दावा करती थी कि वो दिसंबर तक वो उनको प्राइवेटाइज़ कर देंगे, उनको प्राइवेटाइज़ करना है। इसी तरह जो चीनी की मार्केट है उसको बिल्कुल फ्री करना है, उसमें कोई हुकूमत की इंटरफेरेंस ना हो। जो उनकी गवर्नेंस और करप्शन की IMF की रिपोर्ट पिछले दिनों में सामने आई है, उस हवाले से कोई एक्शन प्लान तैयार करना है। इसी तरह जो रूलिंग एलीट में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों और लोग हैं, उनकी जो एसेट डिक्लेरेशन है जिसको पब्लिक करना है, ये भी शर्तों में शामिल है। बहुत सी शर्तें नई नहीं हैं, इन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी ये गुफ्तगू हो चुकी है कि ये कितना ज़रूरी है। मगर क्या ये सचमुच इस वक्त हुकूमत उनके ऊपर कोई जो है अमल दरामद करेगी? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि जब IMF की कुछ शराइत जो हुकूमतों को पसंद नहीं आती वो मान तो ली जाती हैं मगर उन पे अमल दरामद नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उसमें से एक ऐसा ही हम कह सकते हैं कि पॉइंट है। अब इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल खान साहब, तर्जुमान आज़म पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किया अली खिज़र साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही सवाल है जो अब सब पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो स्टेबलाइजेशन का पीरियड है उसको कितनी देर और हुकूमत चलाएगी, और अगर कोई इस्लाहात होती हुई नहीं नज़र आएंगी तो फिर तो शायद इस स्टेबलाइजेशन पीरियड की कोई ख़त्म ही ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा कहना कि इस्लाहात नहीं हो रही, ये तो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इसको तो जिनको आप कोट कर रही हैं IMF को, वो भी तस्लीम करते हैं कि बहुत सारी इस्लाहात हुई हैं और इस हुकूमत में कैपेसिटी है इस्लाहात करने कौन की। सी सर? अगर आप पावर सेक्टर मैं आपको कौन सी वही सर? अगर आप पावर सेक्टर अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। अगर आप पावर सेक्टर को देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे IPP कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनको रीनेगोशिएट किया गया और वहाँ दुरुस्तगी आई गई। अभी 3 पहले फ़ेज़ के अंदर 3 डिस्कोज़ को प्राइवेटाइज़ेशन का प्रोसेस उनका जारी है। उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हायर हो गए, उन्होंने उन डिस्कोज़ को रेडी किया है कि वो बिडिंग प्रोसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
पीआईए को अगर आप देखें तो एक बिडिंग प्रोसेस हो गया, वी आर अबाउट टू बिगिन द सेकंड बिडिंग प्रोसेस। तो प्राइवेटाइजेशन की जहाँ तक बात है तो वो मैंने आपको जो मेजर मेजर्स हैं वो गिनवा दिए। उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह अगर आप एफबीआर को देखें तो वहाँ ट्रैक एंड ट्रेस को ओवरऑल किया गया है और इंश्योर किया गया है कि टैक्स बेस को और टैक्स इवेजन को देखा जाए, वहाँ रिफॉर्म्स जो हैं वो चल रही हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की गई हैं, एफबीआर और जो डीसी वैल्यूज थी उनको पूरे पाकिस्तान में जो है सिंक्रोनाइज किया गया है, हार्मोनाइज किया गया है। अली साहब, आपने सुनी राना साहब की बात, और सर जो उन्होंने हमें तफसील से इस्लाहात भी बताए हैं, पावर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स के रिफॉर्म्स का उन्होंने जिक्र किया है। ऑफ कोर्स इस पे भी बहस हो सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स को जो रीनेगोशिएट किया गया था ये इस्लाहात में हम इसको शामिल भी कर सकते हैं कि नहीं, और प्राइवेटाइजेशन जिसकी अभी तक तो कोई डेडलाइन हम कह सकते हैं सामने नहीं आई, कैसे देख रहे हैं सर जो इन्होंने सारे हमें एक गिनवाई टॉपिक्स, एंड होपफुली बाय द टाइम यू स्टार्ट आंसरिंग राना साहब को भी आवाज़ जा रही होगी। जी राणा साहब ने जैसे पावर सेक्टर के रिफॉर्म की बात की, जैसे आईपीपी के अगर हम देखें कि उनमें उनके जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट किया उससे हमें जो फायदा होना था वो ₹1 का पिछले साल हो चुका है। अब इसके आगे अब और फायदा नहीं हो रहा। ठीक है जी, पावर सेक्टर में मेनली जो कीमतें नीचे आ रही हैं वो इस वजह से नीचे आ रही हैं कि तेल की कीमतें नीचे हैं। तेल की वजह से हर तरह की ईंधन की कीमत नीचे है, तो ये एक ब्लेसिंग है जिसकी वजह से हम नीचे आ रही हैं। बहरहाल उसका फायदा इतना नहीं हुआ। असल में पावर सेक्टर के अंदर जो इशू है कि चाइनीज आईपीपीज और जो नए आईपीपीज हैं उनकी निगोशिएशन वो उस पर कोई काम नहीं हो रहा। प्राइवेटाइजेशन पे इन्होंने जो बात की तो उसमें जो टेस्ट केस है जी पीआईए का, जिसमें अभी काफी उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेटाइज हो जाएगी। उसमें जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली साहब, उन्होंने और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है और बिडर्स के वो मसलों को कम किया है। अनफॉर्चुनेटली जी ओल्ड गार्ड जो थे वो पहले भी नहीं इसको होना चाह रहे थे, अभी भी नहीं होना चाह रहे हैं। वो कुछ उनका ताल्लुक सियासत से है, तो देखते हैं कि वो कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। बहरहाल जो रिफॉर्म का प्रोसेस है वो टेक्नोक्रेट वाली साइड से प्राइवेटाइजेशन में आ रही है, गवर्नमेंट के साइड के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। ये स्टॉक ऑफ द सिचुएशन है। मैं आप तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सफेयर में रह के बात कर रहा हूँ, जो हालात है उस पर बता रहा हूँ जी। ठीक है अली साहब, और जो टैक्स रिफॉर्म का जिक्र किया खास तौर पे एफबीआर का, एंड ऑब्वियसली सर मैं पहले ही कह दूं आपके लिए भी और राना साहब के लिए भी कि ये तो ज़ाती दिलचस्पी का इशू है, क्योंकि मेरे जैसे जो तनख्वाहदार तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके तो टैक्सेस में हमें हमारे ऊपर जो बोझ है उसमें तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो जब कमी नज़र नहीं आ रही तो कितना आप सोचें कि कितना मुश्किल है मेरे लिए मानना कि बहुत इस्लाहात हो गए हैं एफबीआर में, और जो हमारा एक टैक्स नेट का इशू है। ये देखिए एफबीआर चेयरमैन जो है वो बड़े ही इंटेलिजेंट आदमी है और वो बड़ी एक मैकेंजी स्टाइल की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को क्लेम कर रही हैं। एक प्रेजेंटेशन सुनने का इत्तेफाक हुआ था, वो बिजनेस काउंसिल के इवेंट पे वो आए थे देने, तो मैं वहां पे मौजूद था। तो मैंने उसमें देखा है कि जी उन्होंने कुछ चीजें की है जी कि केपीआईज बड़े अच्छे किए हैं कि जी हमने जो है ना जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले लोग हैं उनको हमने टॉप पोजीशन में ला दिया है। बट हम देखते हैं जबकि 21 पोस्टों में से बहुत सारी पोस्ट ऐसे ही हैं, स्पेशल कस्टम में 7 पोस्ट हैं जहाँ पे वो लोअर लेवल की उनके केपीआई वाले लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो शायद उनके रिफॉर्म्स को उन्होंने पेपर पे तो कर दिया है, इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं जी ट्रैक एंड ट्रेस लगा दिया है हमने और एआई को यूज करके, कैमरा को यूज करके हम जो है ना सारी चोरी रोक चुके हैं। सीमेंट के अंदर, शुगर के अंदर हमने कहते हैं कि जी 200 बिलियन रुपए से ज्यादा की हमने वहां पे अपनी कलेक्शन बढ़ा दी है। पर दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो रिफंड्स हैं, जो हमारी जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन $500 अरब रुपयों से पहले 6 महीने में वो शॉर्टफॉल है। तो वो एक तरफ बात हो रही है कि चीजें हो रही हैं, बट दूसरी तरफ जो है वो नंबर भी पूरे नहीं हो रहे। बहुत सारे नए फाइलर जो आ रहे हैं वो नए फाइलर आ रहे हैं। तो अब वो बात यह है कि ये नंबर्स में नजर नहीं आ रही, लेकिन बातों में तो चीजें कर रही है, लेकिन एविडेंस कहीं से कुछ चीजों का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। कुछ चीजें हुई हैं, कुछ चीजें मुझे लगता है ज्यादा दिखाई जी नाज़रीन, यहाँ मुझे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक। बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब से और अली खिज़र साहब से। राना साहब, सर यही अब बात, जैसे इस्लाहात का हम जिक्र करते हैं तो आजकल ये बहुत गुफ्तगू हो रही है। अली खिज़र साहब भी इस पे लिखते रहे हैं कि एक दफ़े फिर जो है हम देख रहे हैं कि करेंसी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लोग डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं और हुकूमत बावजूद इसके कि वो इस्लाहात का जिक्र करती है, एक दफ़े फिर गुफ्तगू यही है या इल्ज़ाम ये है कि करेंसी रेट को मैनिपुलेट किया जा रहा है या जिसको कहते हैं ना कि रोक के रखा हुआ है एक दफ़े फिर। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको रिफॉर्म्स देखें, चैलेंजेस तो बिल्कुल हैं, मौजूद हैं और कोई रिफॉर्म्स का कोई सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन हुकूमत की विल आपको हर जगह नज़र आ रही है। और ई गवर्नेंस के हवाले से इस वक्त 100% जो फेडरल हुकूमत है वो ई गवर्नेंस के ऊपर चल रही है और ई ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पहले कभी इस तरह नहीं था। ई प्रोक्योरमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, गिलोटीन ऑफ रेगुलेटरी जो निज़ाम है, रेगुलेशंस को कम किया जा रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उनके जो उसका नतीजा है वो अभी नज़र आएगा। जो आपने बात की, देखें बात ये है कि हमारे इन सब रिफॉर्म्स के बावजूद इस चीज़ को हमें तस्लीम करना चाहिए है कि इस वक्त यूटिलिटी प्राइसेस जो हैं, जो आपके टैक्स रेट्स हैं, वो इतने रीजनली competitive नहीं है और यही हुकूमत का चैलेंज है कि हमने इनको करना है। अब आप देखें, अभी रिसेंटली हमने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेस था, उसको अभी हमने ख़त्म किया है, वो 0.25% टर्नओवर के ऊपर था। तो जितनी गुंजाइश हुकूमत को मिलती है, हुकूमत कोशिश करती है कि फैसिलिटेट करे सर एक खर्चे कम IMF कर regime में लेना, रहते हुए। अपने डेवलपमेंट फंड्स कम कर लेना, तनख्वाहें कम कर लेना, ये तो सब आप करते नहीं हैं और फिर आप कहते हैं देखिए, कि अब हम मैं कहाँ से आपको स्पेस बताता हूँ ना निकलेगी। जी, देखिए ये भी रेटरिक है सर वेरी जो क्विकली, बिकॉज ज़्यादातर मैंने अली खिज़र साहब को भी वक्त देना है। जी। देखें, जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो तो पीएचडीपी तो 1000 अरब का है, बाकी मेजॉरिटी जो 60-70% डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो तो सूबों के पास है। तो आप उस स्ट्रक्चर के हवाले से जब तक एक, अगर आप एनएफसी के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो तो फिर आपको चारों सूबों को एक पेज पे होंगे तो वहाँ कोई चीज़ की जा सकती है, वरना उस निज़ाम में तो तब्दीली। देखें, जो आपने सवाल पूछा, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही मार्केट में, कोई हमने इम्पोर्ट्स को स्क्वीज नहीं किया हुआ। कोई जी स्टेट बैंक जो है तो ये मार्केट बेस्ड जो है डॉलर का रेट है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ठीक जी। अली खिज़र साहब, सर आपने सुनी राना साहब की बात, ख़ास तौर को करेंसी को लेके। ऑब्वियसली ये गुफ्तगू हो रही है, आपने इस पे लिखा भी है सर कुछ दिनों पहले। आप उनसे इत्तफाक करेंगे इस इशू पे? जी, इस वक्त देखिए मार्केट की सिचुएशन चेंज होती रहती है। जैसे कि सितंबर के अंदर मार्केट में ठीक ठाक प्रेशर था, अक्टूबर में थोड़ा प्रेशर कम हुआ और अब दिसंबर में आके काफी प्रेशर कम हो गया है। तेल किस की चीज़ का कीमतें नीचे प्रेशर? करेंसी की बात माफ़ हो रही है करिएगा ना, सर, वो करेंसी पे व्यूअर के लिए समझाएं ना इम्पोर्ट। कि इस प्रेशर हाँ, किस अच्छा। चीज़ का है। अच्छा, देखिए करेंसी की मार्केट में इंपोर्ट जब ज़्यादा हो जाती हैं तो रुपए के गिरने का तासुर आता है। ठीक है जी? तो सितंबर अक्टूबर में इंपोर्ट्स ज़्यादा थी, कुछ फ्लड्स आए थे, उससे एक खदशा था कि आपकी आपकी इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई चेन आपकी खराब हुई है तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगी। कुछ बड़ी थी, लेकिन अभी पिछले महीने में इंपोर्ट जो है ना वो फिर थोड़ी-सी कम हो गई हैं। और रेमिटेंसेस के नंबर अच्छे हैं, तो एक मार्केट के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके डॉलर की सप्लाई अच्छी है। तो अगले 3-4 महीने में डॉलर की सप्लाई अच्छी है और अभी ये रमज़ान वगैरह का सीज़न आ रहा है तो रेमिटेंस अच्छी रहेगी। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ने आज 50 पैसे से अपना इंटरेस्ट रेट भी कम किया है। हमारा कहने का मकसद ये है कि इस वक़्त हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 105 पे पहुँच गया है। अगर हम कहते हैं कि जी हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है, जो कि राना साहब और हुकूमत का बिल्कुल एक मौक़िफ़ है, तो जब एक्सपोर्ट लेड करनी है तो एक्सपोर्ट को कंपेटिटिव रखने के लिए उसको आपने अच्छी प्राइस देनी है, कि यानी कि करेंसी को आप अंडर वैल्यूड रखिए, थोड़ा सा उसको नॉमिनल रेट को 290-300 पे ले आएंगे तो अंडर वैल्यू हो जाएगा। उससे उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होगी और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। वो पॉलिसी बहरहाल गवर्नमेंट भी नहीं अपनाना चाह रही और ना स्टेट बैंक उसको अपनाना चाह रहा है। तो वो बहरहाल एक गवर्नमेंट की पॉलिसी चॉइस है।
करेंसी पे प्रेशर 2 महीने पहले था, अभी नहीं है। अब देखते हैं कुछ देखिए जो मैंने आपको बताया तेल की कीमतें नीचे आई हैं, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है पाकिस्तान को। तो वो जब तक तेल की कीमतें नीचे हैं और अभी आईएमएफ के पैसे आके $15.5 डॉलर पे वो भी आगे रिज़र्व उसका भी है। दूसरा एक और बात आप अगर आपने अभी पूछी नहीं बट मैं उसका बता दूँ कि आईएमएफ भी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उसका रिलेशन होता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ग्लोबल बात कर रहा हूँ, जियोपॉलिटिक्स पे आ गया हूँ मैं। उसका बड़ा ठीक। लिंक होता है। आज से 2 साल पहले आईएमएफ की जो टीम थी वो पाकिस्तान पे बहुत सख्त थी। आज की जो टीम है वो बड़ी नरम है और आपको उसको अमेरिका के साथ बिल्कुल पाकिस्तान सही। ताल्लुकात से जोड़ सकती हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेती सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तारिक जहांगीरी साहब का जो केस है उस हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, और उनकी जो डिग्री का मामला है। ये मामला काफ़ी महीनों से चल रहा है, इसमें बहुत सी हम कह सकते हैं हेडलाइंस भी बनी। अब ये जो केस है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है और वहाँ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आज़म खान साहब पर मुश्तमिल जो एक बेंच है उसने इसकी जो है आज प्रोसीडिंग्स वहाँ हुई। तारिक जहांगीरी साहब वहाँ ख़ुद पेश हुए, उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काफ़ी जजेस भी थे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। उन्होंने वहाँ शिकायत की कि उनको नोटिस जुमेरात को ही मिला था, पटिशन की कॉपी भी साथ अटैच नहीं थी और वो चाहते थे कि पटिशन की कॉपी उनको मिले और वक्त दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मैंने आपके ख़िलाफ़ पटिशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ था चीफ जस्टिस साहब का टू इस्लामाबाद, और उन्होंने कहा कि ये एक मफादात का टकराव भी है, आप इस केस में मेरे ख़िलाफ़ नहीं बैठ सकते, ये मेरा एतराज़ है। मगर जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ये कहते रहे, बार बार इनफैक्ट कहते रहे कि आपको वही इंसाफ मिलेगा जो किसी और से मिलता है। और इसी तरह ये जो है मुकालमा कोर्ट में आज जारी रहा। इसके बाद कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्टर से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है और ये अब सारा मामला जो है अगली दफ़े हम देखेंगे कि कोर्ट में क्या होता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम नवाज़ साहिबा, कोर्ट पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब ने, माहिर कानून हैं और ये भी इस किस्म के ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ हैं इन पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मरियम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा, बहुत से लॉयर्स भी साथ थे, जहांगीरी साहब सुना है कुछ हम जिसको कहते हैं कि इमोशनल भी हुए, कुछ बताएं, इफ़ यू कैन गिव अस सम सिनॉप्सिस। देखिए, ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि हाई कोर्ट की सतह पर एक जज अपने साथी जज के सामने पे, दो जजेस के सामने पेश हुए, जिनमें से एक अभी एडिशनल जज भी हैं। तो जस्टिस जहांगीरी जब आए तो ऐसा हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, जब वो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उनके साथ वकला की एक बड़ी तादाद थी। आज भी वकला की एक बड़ी तादाद उनके साथ थी और इस्लामाबाद बार के नुमाइंदे, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, बड़ी तादाद में उनके साथ वकला थे। तो जब समाअत का आगाज़ हुआ, एक तो वो अनप्रेसिडेंटेड इसलिए भी था कि जस्टिस जहांगीरी ने खुद डिसाइड किया कि अभी उन्होंने लॉयर नहीं किया तो वो खुद पेश हों। तो जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उन्होंने, वो बेंच की सरबराही कर रहे थे, साथ उनके जस्टिस आज़म खान थे, उन्होंने जब बुलाया रोस्ट्रम पर, वकला तमाम तर रोस्ट्रम के इर्द गिर्द ही मौजूद थे। इनफैक्ट वो कमरा अदालत काफ़ी बड़ा लेकिन वो भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ जाएं और बार बार कहा कि आप बैठे, मैं एज अ चीफ जस्टिस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बैठ जाएं, लेकिन वकला वहां खड़े रहे। और फिर उन्होंने वकला को ये भी कहा कि ये जस्टिस जहांगीरी जो हैं ये आपके कुलीग नहीं हैं, मेरे कुलीग हैं। तो वहाँ से जस्टिस जहांगीरी ने अपनी बात का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं आपका कोलीग हूँ तो ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एक जज अपने कोलीग को के ख़िलाफ़ जो है वो को वारंटों के का केस सुने और फिर ऐसा फैसला दे दे जिसमें उनको सुने बगैर काम से रोक दे। फिर जस्टिस जहांगीरी ने जब अपनी बात शुरू की तो शुरू में उनका अंदाज धीमा था। जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मुझे आप पर एतराज़ है, आपके ख़िलाफ़ मैं बराह रास्त फ़रीक हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरी दरख्वास्त पेंडिंग है, तो नंबर 1 कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको मेरा केस सुनना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ कि को वारंटों में 2 जज पहले ही बैठ के जो है वो ये फैसला करे, सिंगल जज के पास मामला जाता, मेरा जो इंटर कोर्ट अपील का राइट है वो आपने ख़त्म कर दिया, तो आप ये ना कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इस अदालत के बाकी भी 11 जजेस हैं, आप उनमें से किसी और के सामने मेरा मुकदमा लगा दें, आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। यहाँ तक बात हुई। फिर जब ये मामला आया कि कभी किसी हाईकोर्ट के जज ने दूसरे को काम से नहीं रोका, तो वहाँ आकर जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि देखिए
उन्होंने वही बात सेम जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के सामने की थी कि वो कसम खाते कि उनकी डिग्री बिल्कुल सही ये है। बात उन्होंने की, तो थोड़ा सा माहौल उस वक्त थोड़ा अदालत में इमोशन हो गया था। जी जाफरी साहब, आपने सुनी मरियम साहिबा की बात, ऑब्वियसली मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है। जाफरी साहब, फॉर द सेक ऑफ द व्यूअर्स जो देख रही है ऑडियंस, ये ज़रूर ज़रा समझाइएगा कि ये क्यों इतना बार बार, चाहे तारिक जहांगीरी साहब हो या और लोग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि कितना अनप्रेसिडेंटेड मामला है कि हाई कोर्ट में ही जज साहब जो हैं उनसे उनकी जो एलिजिबिलिटी है उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरफा साहब, आपने मौका दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है, अव्वल तो ये एक तारिक जहांगीरी साहब जो है वो एक डिवीजन बेंच के सामने पहले पेश हो चुके हैं सिंध में चंद माह पहले, जिनमें से एक केस की पैरवी मैं भी कर रहा था, मैं डॉक्टर रियाज साहब का वकील था, जिसके जो तमाम केसेस जो हैं वो मजमूई तौर पे के आगा साहब ने सुने। उन्होंने भी सुनते हुए यही कहा था कि आप हमारे भाई हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, और तारिक जहांगीरी साहब की उन सब केसेस में इंटरवेंशन को डिसमिस किया, और इसलिए डिसमिस किया इसलिए कि उन केसेस को ही अदम पैरवी पे उसी दिन लपेटा इसलिए कि हम लोगों ने एहतजाजन वॉकआउट कर दी थी उनकी अदालत से, जब के आगा साहब अपने भाई को पहले सुनने को तैयार नहीं थे। बहरहाल हम सबके पहले फिर भी तारिक साहब ने यही जो आज बातें की हैं वो ज़रा जज्बाती अंदाज में उस कोर्ट में भी कर दी थी, और उस वक्त भी पूरा कोर्ट भरा हुआ था और पूरा कोर्ट उनकी सपोर्ट में गूंज उठा था। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए अरफा साहिबा, आपके सवाल पे मैं आऊँ, क्योंकि एक हाई कोर्ट या एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का एक ही तरीका है, वो आर्टिकल 209 में दर्ज है। वो कहता है कि उनके मिसकॉन्डक्ट के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल निकाले। मलिक असद अली केस है, वो ये ज़रूर गुंजाइश पैदा करता है कि को वारंटो की प्रोसीडिंग्स, यानी कि आप किस हैसियत से आप इस सीट पे बैठे हैं, ये सवाल की प्रोसीडिंग जो है वो आप फिर भी एंटरटेन की जा सकती हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये एंटरटेनमेंट भी एक हाई कोर्ट जब ही कर सकता है जब एक सुप्रीम कोर्ट की 209 की तरफ से इजाज़त आ जाए। लिहाजा क्योंकि ये पेचीदगियाँ हैं और क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव जो है उसने बराह रास्त मुदाखलत करने की उसको गुंजाइश कभी मिली नहीं है काजी फाइज ईसा के दौर से पहले और इफ्तिखार चौधरी के दौर के आने के बाद से, ऐसी बराह रास्त मुदाखलत कि आप जज को एक दस्ताना के तौर पे इस्तेमाल करके एक और जज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हैं, क्योंकि अगर ये इसकी गुंजाइश का कभी पहले टेस्ट होना भी होता तो ऐसे जज साहिबान नहीं मिलते आसानी से हमारे एग्जीक्यूटिव को, जो कि हाँ में हाँ भरते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार होते। एक साथी जज हैं, उन साथी जज के साथ वो कई अलग अलग मौक़ों पे हुकूमत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो पब्लिक ऑफिसेज होल्ड कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, एडवोकेट जनरल के ऑफिस में रह चुके हैं, पहले एक दफ़ा वेट हो चुके हैं। एक जज को जज बनने के लिए तमाम खुफिया इदारों से एनओसी निकलती हैं, तमाम इदारों से तमाम डिग्रीज चेक की जाती हैं, तमाम असासे देखे जाते हैं। इस पूरे मरहले से वो गुजर चुके हैं और आज ख्याल आ रहा है 34 साल पहले कि इनकी डिग्री में कुछ मशकूक मामलात हैं, जाली नहीं है डिग्री। ये कराची रजिस्ट्री रजिस्ट्रार जो है वो बढ़ चढ़ के भी ये नहीं कह पाए। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो केस है तारिक जहांगीरी साहब का। जी मरियम साहिबा, अब ये तो आज कोर्ट में हो गया, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि आगे क्या होगा? कि जैसे ये अभी जाफरी साहब भी कह रहे थे और हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला तय होते हैं, क्या जल्दी है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही डिविजनल बेंच के सामने सुनकर वो किया जा रहा है इस तरह? व्हाट्स द हरी? देखिए, अभी तक जो समझ आ रहा है वो तो ये है कि जब मामला जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी खुलेगी, वहाँ पर तो तरीक़ेकार होता है, प्रोसिक्यूटर मुकर्रर होता है, दोनों जानिब से गवाहान, फिर दस्तावेज़ात, सबूत सब पेश किया जाता है। मौजूदा जो अभी सूरत हाल चल रही है जस्टिस जहांगीरी केस में, उसमें लग रहा है कि ये होना नहीं है कि वो किसी भी किस्म की इंक्वायरी में जाए, क्योंकि जज साहब कहते हैं कि उनके पास उनकी मार्कशीट और डिग्री मौजूद है। और आज जैसे उन्होंने कमरा अदालत में कहा कि जो कराची यूनिवर्सिटी है उन्होंने उनकी डिग्री से इनकार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उनकी डिग्री मनसूख की और कहा कि उसमें कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हैं। तो उन इर्रेगुलरिटीज़ की बुनियाद पर कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर इंक्वायरी खुलती तो ये ना कहा जाता कि जज साहब के पिछले जो 34 साल रिकॉर्ड है और जो उनकी वकालत का और वो
मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे जो हुकूमती ओहदे थे, और फिर उसके बाद वो जज बन गए, तो ये सब गलत था। क्योंकि फिर वहाँ पर तो जब सवाल उठेगा तो जुडिशल कमीशन का किरदार भी आएगा जिन्होंने उन्हें जज बनाया। वहाँ पर फिर जो इस्लामाबाद की बार है या जिन्होंने उन्हें प्रोसिक्यूटर बनाया या एडवोकेट जनरल बनाया, उन सब पे भी सवाल उठेगा। तो बात वहाँ तक ले जाई नहीं जा रही। आज जब उन्होंने जस्टिस डोगर साहब को ये कहा कि सर देखिए, आप मेरा मुकदमा, मुझे आप पर एतराज़ है, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप किसी और को भेज दें। और ये भी कहा कि आप तो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है ना, जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का फोरम है, तो आप उस फोरम का हिस्सा हैं, तो आप तो खुद वहाँ पर ले जाएं मामला। अगर इस तरह से आपने अपने साथी जजेस के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करना शुरू की, तो फिर ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और सबकी पगड़ियाँ उछलेगी। एग्जैक्टली, कोट एंड कोट वर्ड्स। तो इस बात पे भी डोगर साहब ने कहा कि देखें वो तो हो गया, 3 दिन में आप जो है वो जवाब दे दें। फिर जस्टिस जहांगीरी ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि 3 दिन में कत्ल का मुकदमा भी होता है, संगीन मुकदमा भी, उसमें तमाम तर सबूत होते हैं, 7 दिन तो वहाँ भी दिए जाते हैं कम से कम। आपने 34 साल रिकॉर्ड खोला है, अभी मैंने उस पर अपना जवाब तैयार करना है, मैंने अपना वकील इंगेज करना है, मैंने जवाब देना है, मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला, आप मुझे वक्त दीजिए। तो यहाँ पर एक बात जो समझ आ रही है वो ये है कि इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है कि रिकॉर्ड सामने आए और दुरुस्त और गलत की निशानदेही हो। एक बात तय हो चुकी है कि जज साहब को जो है वो सबक भी सिखाना है, उनको इबरत का निशान भी बनाना है बाकियों के लिए। तो लिहाजा अब ये नहीं सोचना कि सही क्या है और गलत क्या है, सिर्फ ये तय करना है कि जज साहब अगर कोई इलेक्शन खोलने की कोशिश करेगा तो फिर उसको हम एग्जाम्पल बना देंगे, ये तय होना है। आप बिल्कुल सही। जाफरी साहब, अब जो ये मरियम साहिबा बता रही हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, तो इसके बाद अब मुझे बताएं कि ये ऑप्शंस क्या हैं तारिक जहांगीरी साहब के पास, क्योंकि मरियम साहिबा की बात से तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये तो अब बहुत तेज़ी से यहाँ केस चलेगा और फैसला दे दिया जाएगा और गालिबन उनके हक में नहीं आएगा। तो व्हाट नेक्स्ट देन, व्हाट ऑप्शंस डज ही हैव? देखिए, ऑन पेपर आरफा साहिबा उनके पास ऑप्शन है, फिर यहाँ से अगस्त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे अपील लेके जाएं, जहाँ पे उनके साथ क्या होना है शायद उनको उसका पहले से थोड़ा बहुत इल्म हो। देखिए, मेरे ख्याल में ये के आगा साहब की अदालत के एक्सपीरियंस के बाद खास तौर पे तारिक जहांगीरी साहब और अब इस अदालत के एक्सपीरियंस में कि जहाँ डोगर साहब भी बज़ाहिर ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे तारिक साहब जो है वो उनके पेटी भाई हैं और उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उनको बगैर सुने उनको जज जी से रोकने का हुक्म इम्तनाई जारी हो गया था। तो आई थिंक तारिक साहब जो है वो अब किसी गलत फहमी का शिकार नहीं है। उनको उनके सामने 2 ऑप्शंस थे। जब से उन्होंने एक आज़ाद मंच जज की तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चेयर करते हुए उस हैसियत में उन्होंने 47 और 45 की लैक ऑफ टैली को सवाल करना शुरू किया था, तो उसके बाद से उनके खिलाफ ये मुहिम जारी है। और इस मुहिम के अंदर उनके सामने 2 ऑप्शंस पेश किए गए हैं कि या तो हम आपको एक निशान इबरत बनाएंगे या फिर आप जो है वो हमारे साथ सुलह कर लें, और अगर सुलह हो गई तो हम सारे गुनाह माफ कर देंगे। यही सारी बातें रिपोर्ट की जा रही हैं और रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है, जो उम्दा कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन सब की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस सिलसिले में तारिक जहांगीरी साहब को अलग अलग तरीके से सबक सिखाने की कोशिश की गई है। उनके बच्चों ने CSS के इम्तहानात गालिबन उनकी एक बेटी ने दिए हैं, उस हवाले से उनको भी उनके फेलियर के बाद उनको एक पैगाम पहुंचाया गया कि ये सिलसिला भी कनेक्टेड है तारिक जहांगीरी साहब की जिद्दोजहद से। अब इस सब कुछ के बाद अगर उन्होंने पीछे हटने का फैसला नहीं किया तो फिर अब मेरे ख्याल में उनके सामने ये बात क्लियर है कि ये इस सिस्टम को एक्सपोज करते हुए ही शुड गो डाउन फाइटिंग, और इसमें वो अपने सारे प्रोसेसेस जरूर इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में सारे अपेलेट प्रोसेसेस भी देखेंगे और इसी तरह जिस तरह आज वो गर्जे बरसे हैं और अपनी क्लियरनेस ऑफ कॉन्शियंस की वजाहत फिर से की है, शहादत दी है, वादे किए हैं और ये हल्फ उठाया है कि उनकी डिग्री जारी नहीं है। यही करते करते वो इस सिस्टम को एक्सपोज करते करते उसके मंतक़े जान तक लेके जाएंगे। और अगर ये लोग समझते हैं कि ये जहांगीरी साहब को इस तरह ट्रीट करके किसी को सबक सिखाएंगे तो मेरे ख्याल में ये लोग इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि तारिक जहांगीरी साहब इस सिलसिले में कितने लोगों को कितने सबक सिखा के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।